तो जरा सोचिए कि जो फोन हम सबकी जेब में है वो असल में सिर्फ हमारा है ही नहीं। हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उसकी एक एक डिटेल उसे रिकॉर्ड करके बेचा जा रहा है। ये पूरी पड़ताल शुरू तो बर्लिन में हुई थी, लेकिन इसने एक ऐसे ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम का पर्दाफाश किया जिसके जाल में हम सब फंसे हुए हैं। और ये सब हमारी नज़रों के ठीक सामने हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा स्मार्टफोन हमारी जासूसी कर रहा है? और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग जाने अनजाने में हर वक्त अपने साथ एक पर्सनल ट्रैकिंग डिवाइस लेकर घूम रहे हैं। ये नंबर देखिए, 360 करोड़, मतलब 3.6 बिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और ये है क्या? ये लोकेशन पॉइंट्स है। और ये सब कहाँ से मिला? सिर्फ एक कंपनी के एक छोटे से डेटा सैंपल से। तो ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो हमारे हर कदम पर नज़र रखने से ही चलती है। अच्छा, तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि ये जो भी डेटा है वो एनोनिमस है, मतलब गुमनाम है। इसमें किसी का नाम नहीं होता, सिर्फ कोड्स होते हैं। लेकिन जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला, उस कोड को एक जीते जागते इंसान में बदलना खतरनाक हद तक आसान है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये आईडी देखिए, 86A5059B। पहली नज़र में तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, बस कुछ अक्षर और कुछ नंबर। लेकिन इस एक कोड के पीछे एक 18 साल की स्टूडेंट की पूरी जिंदगी छिपी थी, जिसे हम यहाँ पर एमा कहेंगे। तो एमा को ढूंढा कैसे गया? तरीका इतना सीधा था कि सुनकर हैरानी होती है। जर्नलिस्ट ने बस ये देखा कि ये फोन हर रात कहाँ रुकता है और बार बार सिग्नल एक ही इमारत से आ रहा था। बस उन्हें उसका घर मिल चुका था। इसके बाद उन्होंने दिन में सिग्नल को फॉलो करना शुरू किया और हर सुबह वो एक ही जगह पर जाता था, उसका स्कूल। तो सोचिए, सिर्फ ये जानकर कि कोई कहाँ सोता है और कहाँ पढ़ता है, वो एक गुमनाम कोड अब एक असली इंसान बन चुका था, एमा। लेकिन ये ट्रैकिंग यहीं खत्म नहीं हुई। डेटा ने तो उसकी निजी जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वो कौन सी बस लेती है, किस सुपरमार्केट से शॉपिंग करती है, दोस्तों से मिलने कहाँ जाती है, यहाँ तक कि जिस रास्ते पर वो अपने कुत्ते को टहलाने ले जाती थी, उसकी भी पूरी जानकारी थी। मतलब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक पल अब एक खुली किताब की तरह था। और जब एमा को ये सब पता चला, तो उसका रिएक्शन सब कुछ कह देता है। अब ये बात सिर्फ डेटा प्राइवेसी की नहीं रह गई थी, बल्कि ये असल दुनिया में पर्सनल सेफ्टी की बात बन चुकी थी। एक डर की कि कोई भी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर कौन है जिसे लाखों लोगों की हर एक हरकत को ट्रैक करने से फायदा हो रहा है? इसका जवाब एक मल्टी बिलियन डॉलर के बाजार में छिपा है, जो पूरी तरह से परछाई में काम करता है और हमारे डेटा पर फलता फूलता है। देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है उन फ्री ऐप्स से जिन्हें हम सब इस्तेमाल करते हैं। मौसम के ऐप्स, गेम्स, सोशल मीडिया। जब हम लोकेशन परमिशन को अलाउ करते हैं तो हम अनजाने में एक दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर ये ऐप हमारे डेटा को बिचौलियों को बेचता है, जिन्हें डेटा ब्रोकर कहते हैं, और फिर वो इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले एडवर्टाइजर्स को बेच देते हैं। जैसा कि इंडस्ट्री में काम कर चुकी एक इनसाइडर खुद मानती हैं, इन कंपनियों के लिए पहले और आखिरी प्राथमिकता सिर्फ पैसा कमाना है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि ये डेटा कितना संवेदनशील है, या अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो कितना खतरनाक हो सकता है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये डेटा गलत हाथों में पड़ता है, बार बार पड़ता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि ये डेटा सिर्फ विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नहीं, इसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर भी किया जा रहा है। अमेरिका में एक ग्रुप ने यही गुमनाम लोकेशन डेटा खरीदा और उसे ग्रिंडर डेटिंग ऐप के यूजर्स के डेटा के साथ मिला दिया। इस तरह उन्होंने एक कैथोलिक पादरी की पहचान की, उनके यौन रुझान को सरेआम पब्लिक कर दिया और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन खतरा जानलेवा स्तर तक भी पहुंच जाता है। मेक्सिको के कुख्यात सिनालोवा ड्रग कार्टेल ने इसी तरह के कमर्शियली उपलब्ध लोकेशन डेटा का इस्तेमाल एक एफबीआई एजेंट को ट्रैक करने के लिए किया। उसके कॉन्टैक्ट्स की पहचान की और फिर आखिर में उनमें से कुछ की हत्या कर दी। और तो और, राष्ट्रीय सुरक्षा तक दांव पर लगी हुई है।
जर्नलिस्ट्स ने अमेरिका और जर्मनी के एक जॉइंट स्पाई बेस पर काम करने वाले कर्मचारी के डिजिटल फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। उसका घर, उसका जिम, उसकी दिनचर्या, सब कुछ उजागर हो गया। सोचिए, दुश्मन खुफिया एजेंसियों के लिए वो कितना आसान टारगेट बन गया होगा। खुफिया एजेंसियां इसके लिए एक खास टर्म का इस्तेमाल करती हैं, पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। मतलब किसी टारगेट की दिनचर्या को इतना समझना कि उसके अगले कदम का अंदाजा लगाया जा सके। जो काम करने के लिए पहले जासूसों की टीमें लगती थीं, आज वो जानकारी खुले बाजार में खरीदी जा सकती है। और अब हम इस डेटा के सबसे भयानक और सबसे खतरनाक इस्तेमाल पर आते हैं, एक असली युद्ध के मैदान में। यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर लड़ रहे सैनिकों के लिए उनका स्मार्टफोन एक अजीब सी पहेली है। एक तरफ ये परिवार से जुड़ने का एकमात्र जरिया है जो उनका हौसला बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही फोन एक घातक खतरा भी है जो दुश्मन को उनकी सटीक लोकेशन बता सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में यूक्रेनी सैनिकों का लोकेशन डेटा खुले बाजार में बिकाऊ मिला। ये डेटा सीधे जंग के मैदान से आ रहा था। ये वो जानकारी है जिसे रूसी सेना खरीदकर एकदम सटीक आर्टिलरी हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जो बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये सब एक बहुत बड़ी नाकामी की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने नागरिकों की रक्षा करने के बजाय उन्हें ही एक प्रोडक्ट बना देता है, और इसके राजनीतिक नतीजे हम पहले ही देखना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका में जब से गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म हुआ है, तब से यही डेटा उत्पीड़न का एक नया हथियार बन गया है। जिन राज्यों में गर्भपात गैरकानूनी है, वहां गर्भपात क्लिनिक जाने वाली महिलाओं की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए ये जानकारी खरीदी जा सकती है। लॉरेन मिलर जैसी महिलाओं को एक जान बचाने वाली प्रक्रिया के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, और उन्हें हर पल ये डर था कि उनका अपना फ़ोन ही उन्हें धोखा दे देगा। पता चला कि उनके फ़ोन पर 29 ऐप्स थीं जिनके पास उनकी लोकेशन की जानकारी थी। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। इसी डेटा में ब्रसेल्स में काम करने वाले यूरोपियन यूनियन के टॉप अधिकारियों की लोकेशन भी मिली। इसका मतलब ये है कि जो लोग इस पर कानून बनाने वाले हैं, वो खुद भी इस निगरानी से सुरक्षित नहीं हैं। तो साफ है कि हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, न यूजर्स का, न सरकारों का, और शायद न ही उन कंपनियों का जो इससे पैसा कमा रही हैं। ये एक बेलगाम, पूरी तरह से अनियंत्रित बाजार है। ये एक लाइन इस डेटा प्राइवेसी संकट को पूरी तरह से बयां कर देती है। हमारा डेटा एक ऐसे जहाज की तरह है जिसमें हर तरफ से छेद हैं और वो लगातार लीक हो रहा है, और कोई भी इसका फायदा उठाकर हमारी जासूसी कर सकता है। और ये हमें आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी ज़िंदगी की सबसे निजी जानकारी ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम खुद कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।